दोस्तों इस आर्टिकल को देखते हैं। फ्रॉम अ रिपब्लिक टू अ रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल्स, हिंदू का ये आर्टिकल है और ये हम रिलेट कर सकते हैं विद अवर चैप्टर C1 विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया एंड C7 चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिसेंटली हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया नवंबर 26 2024 को। ये हम 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1949 में 26 नवंबर को हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। उसको एनैक्ट हमने 26 जनवरी 1950 को किया था, बट अडॉप्ट हमने 26 नवंबर 1949 को किया था। इसीलिए उस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और ये 75 ईयर था हमारा। तो इस आर्टिकल में हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो विजन था उसको रिवैल्यूएट कर रहे हैं। 75 साल हो गए तो उसको फिर से इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था? एज पर ऑथर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का विजन था कि एक लिबरल सोसाइटी बनानी। लिबरल यानी एक ओपन सोसाइटी जहाँ पे सभी के पास फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, राइट, इक्वल राइट्स हो, डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ सभी के ऊपर समान हो और इनजस्टिस ना हो किसी के ऊपर, राइट। और इसको इंश्योर करने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ पे इनइक्वालिटी पहले से एग्जिस्ट करती थी, राइट। तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए स्टेट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, राइट। तो मोटा मोटी हमें एक इगैलिटेरियन या मोर इक्वल सोसाइटी बनानी थी, राइट। कंप्लीटली इक्वल सोसाइटी तो नहीं बन सकती, बट एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना एक उद्देश्य हो सकता है डेफिनेटली, राइट। अब इसके अराउंड हमने कुछ प्रोविजंस भी क्रिएट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि डायरेक्शन है फॉर द कमिंग गवर्नमेंट्स की किस तरह के पॉलिसी आपको बनाने हैं। तो इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस है जो कि इगैलिटेरियन सोसाइटी को बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए ऑन इक्वालिटी, इगैलिटेरियनिज्म, राइट, या सोशलिज्म, तो ये आर्टिकल्स आप याद करेंगे और इसको आप डेफिनेटली कोट करेंगे। आर्टिकल 38(2) ये कहता है कि स्टेट का काम है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसने इनकम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है और बाकी की इनइक्वालिटी जैसे स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज, राइट, इन इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट करना है। ये कैसे किया जा सकता है? ऑफकोर्स थ्रू वेलफेयर मेजर्स। और ये आर्टिकल्स, इसके अलावा बाकी की जो भी आर्टिकल्स है, ये काफ़ी हद तक डायरेक्टली रिलेटेड है विद आवर आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से कैसे? सिटीजनशिप का अर्थ ये नहीं है कि बस आप किसी देश के नागरिक हो, राइट। इसका इसके अर्थ जो है वो डाइवर्स है, या इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। TH मार्शल ने किया। TH मार्शल ने सिटीजनशिप को 3 लेवल पे देखा है: सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल और लास्ट है सोशल सिटीजनशिप। सिविल सिटीजनशिप यानी सभी का इक्वल वर्थ होना चाहिए, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल होने चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। पॉलिटिकल सिटीजनशिप यानी आपके पास अधिकार होना चाहिए कि आप वोट कर सके, आप जो है यू कैन स्टैंड फॉर ऑफिसेस एंड रन इलेक्शंस एंड सो फोर्थ। सोशल सिटीजनशिप यानी जो सोसाइटी, जो स्टेट है वो वेलफेयर मेजर्स क्रिएट करती है, राइट। तो उसके ऊपर भी आपका अधिकार होना चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली ये सोशल सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है, राइट। आर्टिकल 39C क्या कहता है? वो भी इगैलिटेरियन सोसाइटी को बनाने की बात करता है। वो कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम ना बनाया जाए जो कि कुछ लोगों के हाथों में धन संपत्ति ला के रखते हैं, राइट। सो इट एम्फसाइजेस दैट इकोनॉमिक सिस्टम शुड प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इंश्योर रिसोर्सेज आर नॉट मोनोपोलाइज्ड, राइट। किसी या कुछ लोगों के हाथों में सारी धन संपत्ति, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी है उसके डिट्रीमेंट उससे होगा, राइट। इट वुड बी डेंजरस फॉर द मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी बिकॉज दे विल बी लिविंग इन पॉवर्टी एंड सो, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे, दुनिया भर के जो भी देश है ज़्यादातर कैपिटलिज्म वहाँ पे है, राइट। इंडिया में भी है, न्यू लिबरल ऑर्डर में हम रह रहे हैं। अब न्यू लिबरल ऑर्डर क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो मोटा मोटी कैपिटलिज्म आप समझ सकते हैं, जहाँ पे जो है एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज़्यादा है और उनको काफ़ी हद तक फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, जहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन कम होता है ऑन द मार्केट, इन द मार्केट एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। इवन जो आप कम्युनिस्ट कंट्री देखेंगे या उसको मानेंगे, वहाँ पे भी आपको कैपिटलिज्म दिखा देगा, रादर वर्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म दिखा देगा, राइट। तो मार्क्स ने इस तरह की कैपिटलिज्म को क्रिटिक किया है। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथों में आ जाती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ लोगों के हाथ में आ जाती है, वो डोमिनेट करते हैं मेजोरिटी ऑफ क्लास को, राइट। तो इसके अराउंड रेमेडी भी हमने कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए थ्रू दिस आर्टिकल्स, राइट। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 39B, जो कहता है कि जो रिसोर्सेस है, राइट, जो प्रॉपर्टीज है, उसको स्टेट रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इस इनइक्वालिटी को या कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ को रोकने के लिए जो है रिसोर्सेज को, प्रॉपर्टीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, राइट। तो रिसोर्सेज को, प्रॉपर्टीज को हमने कम्युनिटी रिसोर्स के रूप में देखना है। उसका नेचर क्या है कि वो कॉमन गुड के लिए इस्तेमाल हो, राइट। और इसीलिए आप देखोगे हमारे यहाँ कई सारे ऐसे पॉलिसी हुए, जैसे लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, जहाँ पे हमने प्राइवेटली ओन लैंड को स्टेट ने एक्वायर किया और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। तो मोटिव क्या है
कि हमें एक रिड्यूस करना है सोशल इनइक्वालिटी को और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट। ये कहीं ना कहीं सोशलिज्म से जुड़ा हुआ है, राइट। सोशलिज्म भी एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमिक सोशल सिस्टम, जहाँ पे ये माना जाता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, ये स्टेट के अंतर्गत होना चाहिए, राइट। तो हमारे यहाँ एकदम रॉ या फिर हम कह सकते हैं हार्डकोर सोशलिज्म नहीं है, एक डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है, जहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट अगर स्टेट के पास अधिकार भी दिया जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड सो एंड सो, बिकॉज हमारा विजन ही इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना। और ये जो विजन है इगैलिटेरियन सोसाइटी या सोशलिज्म का जो इंटरप्रिटेशन है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इवन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको हम कह सकते हैं एम्फसिस किया है या इंटरप्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को कि हाँ, यहाँ पे सोशलिज्म का एक गोल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने का गोल है, और जो प्रॉपर्टी है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार भी स्टेट के पास दिया है। अब इन आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशनल या सॉरी इन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आप याद कर सकते हैं। एक है DS नाकरा वर्सेस अदर अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो लिंक करती है सोशलिज्म को इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइडिंग डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल सिक्योरिटी, यानी हर एक नागरिक जो इस देश का नागरिक है उसको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, यानी नो वन शुड डाई हंग्री, शुड हैव रूफ ऑन देयर हेड एंड हैव सम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, राइट। जो आप देखोगे मनरेगा स्कीम है हमारे यहाँ, राइट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जा रही है, राइट। ये सारा कुछ सोशलिस्टिक जो है इसका बेंट दिखाई देता है हमारा। सोशल सिक्योरिटी की बात की जाती है, राइट, मिनिमम वेज की बात की जाती है, राइट। तो स्टेट का जो रोल है वो है ये माना है सुप्रीम कोर्ट ने टू एंश्योर डिग्निटी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, यानी जो बच्चा पैदा होता है वो मरने तक उसकी डिग्निटी एंश्योर की जाए, राइट। ये स्टेट का काम है। इसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन एंड अदर्स 1996 में। इसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि हमारा जो प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट है या DPSP, ये कलेक्टिवली इसका एम क्या है कि एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर बनाना है, राइट। इसके बाद समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स 1997 में अगेन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड सोशलिज्म एज रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। हमारे यहाँ सोशलिज्म का अर्थ क्या है कि हमें इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है और ऑफर करना है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, राइट। तो अगेन इट अफर्म कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप याद करो, इन सारों में से आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सिर्फ एक ही को अगर याद करना है तो इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को याद करना है, स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर वर्सेस श्री रंगनाथ रेड्डी एंड अनदर। इसमें जस्टिस VR कृष्णा अय्यर इंटरप्रेट करते हैं आर्टिकल 39B को। कैसे इंटरप्रेट करते हैं? वो कहते हैं कि स्टेट के पास अधिकार है कि वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट रिसोर्स या पब्लिक रिसोर्सेस है, इसको कम्युनिटी रिसोर्स मान के उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, राइट। सो इट हेल्ड दैट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेस कैन बी ट्रीटेड एज कम्युनिटी रिसोर्सेस एंड सपोर्टेड स्टेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटर रोल अलाइनिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल एम ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कॉमन गुड। अब रिसेंटली ये जो इंटरप्रिटेशन रहा है 39B का, राइट, उस इंटरप्रिटेशन के विरुद्ध में इंटरप्रिटेशन किया गया है। रिसेंटली एक शिफ्ट आया है, जुडिशियल शिफ्ट। 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने नवंबर 5, 2024 को एक केस था प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ये होल्ड किया है कि गवर्नमेंट जो है जो 39B में कहा गया है कि स्टेट के पास अथॉरिटी की वो जो भी रिसोर्सेस है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है फॉर कॉमन गुड पर्पसेस, राइट। तो इसमें वो कहती है कि जो पहले का जो री इंटरप्रिटेशन है कि प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी एज वेल एज पब्लिकली ओन्ड प्रॉपर्टी, इसको कम्युनिटी प्रॉपर्टी के रूप में देख के उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो इसके विरुद्ध जाके इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट जो है वो सिंपली किसी भी प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी को एक्वायर करके रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती एज पर आर्टिकल 39B, राइट। तो जो इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का जो या वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को प्रिवेंट करने का जो पावर है स्टेट के पास, उसको कहीं ना कहीं नैरोली देखा जा रहा है इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट, राइट। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि ये तो हमने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बारे में देखा, बट स्टेट का जो रवैया है वो चेंज हुआ है, राइट। स्टेट शुरुआत में जब हम इंडिपेंडेंट हुए बहुत ज़्यादा सोशलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड से चल रही थी, बट 1990s में आते ही आपको क्या दिखाई दिया कि सोशलिज्म से जो है कन्नी काटते हुए आपको स्टेट दिखाई देगी, राइट। तो एक न्यू लिबरल टर्न आया इन 1990। न्यू लिबरल एक ऐसी फिलॉसफी है जहाँ पे जो स्टेट है उसका जो मार्केट में रोल है उसको रिड्यूस करने की बात की जाती है। जो मार्केट में वो रेगुलेट करती है या फिर जो प्राइवेट कंपनीज है उसको रेगुलेट करती है,
राइट, उस अथॉरिटी को कम करने की बात की जाती है, या जो रिस्ट्रिक्शंस डालती है प्राइवेट के ऊपर उसको कम करने की बात की जाती है। मिनिमम रखना है, क्योंकि आपको जो है मार्केट को अपने हिसाब से चलने देना है, राइट। सो यू कैन नॉट ब्रिंग लॉट ऑफ रिफॉर्म्स लाइक लैंड रिफॉर्म, स्टेट का इंटरवेंशन आपको कम करना है ऑन प्राइवेट ओनरशिप एंड सो फोर्थ, राइट। तो न्यू लिबरल टर्न आया क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म आया, लिक्विड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो जिसमें वेलफेयर जो गोल थे या जो वेलफेयरिज्म है, ये आइडियोलॉजी रिसीड करने लग गई, और मार्केट सेंट्रिक पॉलिसी, कैसे प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ाएं, इस चीज़ को ज़्यादा स्टेट सपोर्ट करने लग गई, राइट। सो इट्स प्रमोटेड एंड सपोर्टेड प्राइवेट कैपिटल रेदर देन फोकसिंग ऑन रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वालिटी। और इसका असर क्या हुआ, इनकम इक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई 1990s ऑनवर्ड, राइट। इसके अराउंड डेटा है हमारे पास, दो बहुत ही जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट आज के टाइम के जो इकोनॉमिस्ट है, स्पेशली थॉमस पिकेटी एंड लुकास चैंसल, राइट। थॉमस पिकेटी इज वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ आवर टाइम्स। तो इनका एक रिपोर्ट आया, एक पेपर आया, इंडियन इनकम इनइक्वालिटी 1922 टू 2015 फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज। इसमें ये कहते हैं कि हमारी जो इनकम इनइक्वालिटी थी वो इस समय चरम सीमा पे है। इवन ब्रिटिश टाइम में इतनी इनकम इनइक्वालिटी नहीं थी जितनी आज की डेट में, राइट। तो ब्रिटिश रूल में 1930s में जो हमारे टॉप 1% थे, जो सबसे अमीर लोग थे, वो कितना ज़्यादा नेशनल इनकम या टोटल इनकम हमारे कंट्री का होल्ड करते थे, तो 21%, right, out of the total income of the country, only 21% they would hold, right. That is a big thing, not only they would hold 21%, right. अब जैसे हम इंडिपेंडेंट हो गए, फिर हमने कई सारे वेलफेयर इंटरवेंशन किए, जब जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो टिल 1980s ये चला, राइट। नेशनलाइजेशन बैंक, इसके अलावा लैंड रिफॉर्म पॉलिसी एंड सो एंड सो फोर्थ। इसमें क्या हुआ कि जो इनकम इनइक्वालिटी वो कम हो गई। अब जो टॉप 1% है वो सिर्फ 6% जो इनकम है कंट्री की वो होल्ड करे थे, तो 21% से 6% पे आ गए। फिर नियो लिबरल रिफॉर्म आया 1990s में, जैसे एलपीजी रिफॉर्म। इसमें फिर से अगेन वी वेंट बैक टू दी ओल्ड फिगर, दैट इज टॉप 1% शेयर सर्ज और इंक्रीज टू बैक टू 22%, सरपासिंग इवन प्री इंडिपेंडेंस इनइक्वालिटी लेवल। और 2022-23 में जो टॉप 1% लोग हैं, वो कितना, उनका शेयर जो इनकम में है वो कितना है, 22.6%। और वेल्थ में अगर हम देखें, वेल्थ के परस्पेक्टिव से इनकम और वेल्थ फर्क पड़ता है, राइट। तो वेल्थ में हमें क्या दिखा देता है कि 40%, 40.1% स्पेसिफिकली वो जो शेयर है उनका इन दी वेल्थ ऑफ द कंट्री, वो टॉप 1% का है, राइट। सो 99% जो है हमारी कंट्री के जो लोग हैं, दे होल्ड ओनली 60% ऑफ वेल्थ, एंड 1% होल्ड अराउंड 40.1% ऑफ वेल्थ। सो देर इज अ स्टार्क इनइक्वालिटी इन अवर कंट्री, इनकम वाइज एज वेल एज वेल्थ वाइज, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं, स्टेट इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। और ये किसने इसको इशू किया है, इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस, और इसको कमीशन किया था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ने। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप 10% हमारे कंट्री के लोग हैं, वो अर्न कितना करते हैं, टॉप 10% लगभग $25,000 पर मंथ, नॉट डॉलर, सॉरी, 25,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट, टॉप 10%। और जो बाकी टॉप 90, बिलो 90% है, बॉटम 90%, दे अर्न लेस देन 25,000 पर मंथ, राइट। सो बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी है हमारे कंट्री में इन टर्म्स ऑफ इनकम, राइट। इसके अलावा अगर हम सोशल इनइक्वालिटी से इसे जोड़ के देखें, कि इनकम इनइक्वालिटी तो हम क्लास के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, राइट, बट देर इज ऑल्सो एन इंडिकेटर और मार्कर ऑफ कास्ट, राइट। तो उस परस्पेक्टिव से अगर देखें तो क्या सिमिलर लेवल पे हमें इनइक्वालिटी दिखाई देती है, या जो कास्ट और क्लास का ओवरलैप जो कहा जाता है, राइट, जो अपर कास्ट है वही अपर क्लास है, तो क्या ये सही बात है। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट टूवर्ड टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ये बताती है कि हमारे जो बिलियनर्स हैं, राइट, जो बिलियनर्स जिनकी नेट वर्थ $1 बिलियन है, राइट, अगर इन सारे बिलियनर्स की वेल्थ को हम जोड़ लें, राइट, तो उसमें अपर कास्ट का, ओबीसी का, एससी और एसटी का कितना हिस्सा है, राइट। तो ये पता चलता है 2022-2023 में जो 90% बिलियनर वर्थ है, वेल्थ है, जो वेल्थ है टोटल बिलियनर्स की, अगर हम उसे जोड़ के देखें, उसमें से जो 90% है वो किसके पास है, अपर कास्ट के पास है, यूसी, राइट। इसके अलावा जो 10% है, अराउंड 10%, राइट, अराउंड 10% दैट बिलोंग्स टू ओबीसी कास्ट, और बहुत ही छोटा परसेंट, अराउंड 2.6% बिलोंग्स टू एससी कास्ट, राइट, दे हैव द शेयर इन द बिलियनर्स वेल्थ, एंड 0%, लगभग 0 प्रेजेंस है एसटी का, राइट। तो हमें क्या दिखाई देता है, कास्ट और क्लास ओवरलैप करते हुए दिखाती है। इसके अलावा एक और इसमें इंपॉर्टेंट जो डेटा दिया गया, फाइंडिंग दिया गया कि 2014 से, राइट,
2014 से ओबीसीज का जो शेयर था इन बिलियनर्स वेल्थ वो गिरा है फ्रॉम 20%, यानी 2014 से पहले उनका जो शेयर था वो 20% था, वो 10% पे आ गया। और अपर कास्ट का शेयर जो है इन बिलियनर्स वेल्थ वो बढ़ा है फ्रॉम 80% टू 90%। तो ये क्या दिखाता है कि जो हिस्टोरिकली प्रिविलेज ग्रुप थे, राइट, they are able to accumulate more economic power, reinforcing social hierarchy। जो social hierarchy है उसको हमने reinforce किया है। और इसको हम पेरे बोर्डो जो फ्रेंच फिलोसोफर थिंकर है उनके कंसेप्ट से जोड़ के देख सकते हैं। सोशल रिप्रोडक्शन कंसेप्ट में पेरे बोर्डो कहते हैं कि जो हमारे सोशल इनइक्वालिटी है वो रिप्रोड्यूस होती है जनरेशन बाय जनरेशन, यानी जो पुरानी जनरेशन में जो सोशल इनइक्वालिटी थी वो रिप्रोड्यूस होती है। वाई? बिकॉज एक तो है कि इनकम या कैपिटल, राइट, इकोनॉमिक कैपिटल तो जा सकती है, राइट, बट कुछ कैपिटल्स होते हैं जो आप जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर करते हैं अपने ही समाज के लोगों में, उसको कहते हैं कल्चरल कैपिटल। वो आपके स्किल्स हो सकते हैं, एक्सपर्टीज हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, राइट, जो टेंजिबल नहीं है। ये कल्चरल कैपिटल जो है उस सोशल इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये कल्चरल कैपिटल बाकी समाज में नहीं इजीली वो पर्कुलेट होती, वो उसी समाज में हमें दिखाई देती है, राइट। सो सोशल रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एम एन श्रीनिवास के कंसेप्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ अवर ऑफ लेट थिंकर एम एन श्रीनिवास इंडिया के सोशोलॉजी में। तो वो कहते हैं कि कास्ट और बाकी का हायरार्की जो है वो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक सिनारियो में फिर से रिप्रोड्यूस होती है, वो परसिस्ट करती है, वो इवॉल्व होती है, राइट। तो कास्ट क्लास का ओवरलैप हमें दिखाई देता है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का एक रिपोर्ट है, वो कहता है 2023 का कि बिलियनर्स की संख्या बढ़ी है, 2000 में 9 थी, ये 119 हो गई है, 119 हो गई। अब ये अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, सिर्फ बिलियनर अगर बढ़ते जाएंगे और बाकी का समाज जो है, बाकी की सोसाइटी वो पीछे रह जाएगी, देन दैट इज बैड, राइट। तो लेवल्स जो है वो सभी के ऊपर उठने चाहिए, right, not only just billionaires should increase manifold and most of the people are poor, right। तो एक्सट्रीम पे डिस्पैरिटी हमें दिखाई देती है। ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है कि जो मिनिमम वेज अर्नर है हमारे कंट्री में, मिनिमम एज कितनी है, वेज कितनी है, अराउंड 5000 5K रुपीज़, राइट, 5000 रुपीज़ है, 5300 और समथिंग, तो पर मंथ। अब ये जो मिनिमम वेज अर्नर है अगर ये 941 ईयर्स जिए, राइट, तभी जाके उसकी जो अर्निंग है, एनुअल अर्निंग, वो टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव की इतनी होगी। तो ही हैज़ टू लिव अराउंड 1000 ईयर टू मैच द एनुअल अर्निंग ऑफ अ टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव। तो कंक्लूजन में हम क्या कह रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट था वो उसका एम क्या था कि इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, राइट, रिड्यूस करना इनइक्वालिटी को ऑफ इनकम, वेल्थ एंड स्टेटस। बट न्यू लिबरल पॉलिसीज जो है इसमें जो अर्लियर गेन्स थे, जो एक सोशलिस्ट बेंट से जो गवर्नेंस किया जा रहा था, उसके जो गेन्स थे कि इनकम इनइक्वालिटी कम हो गई थी, राइट, तो उस गेन्स को रिवर्स कर दिया है, लीडिंग टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड रीइंफोर्सिंग सोशल हायरार्की। वेल्थ तो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है बट सोशल हायरार्की भी रीइंफोर्स हो रही है। और करंट इनइक्वालिटी जो है ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाती है कि ओरिजिनल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी थी, राइट, उसको वो कॉन्ट्रास्ट करती है, राइट, करंट इनइक्वालिटी। तो क्रिटिकल क्वेश्चन है कि स्टेट का क्या रोल है और इसमें जुडिशरी का क्या रोल है। जुडिशरी जिस तरह से इंटरप्रेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, तो कहीं ना कहीं वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को नेगेट कर रही है, राइट, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको शायद ये टैसिटली या अनटैसिटली प्रमोट कर रही है, राइट। तो एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। डिस्कस हाउ इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया intersect with social hierarchy like caste, reinforcing existing social classification। यानी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो कैसे इंटरसेक्ट करती है विद सोशल हायरार्की लाइक कास्ट। अब लाइक कास्ट कहा गया, इसके अलावा आप जेंडर भी देख सकते हैं सोशल हायरार्की में, राइट। So you can diversify it, but mostly you have to keep it around caste only because it is mentioned, right? So you can do sideways, give idea of gender inequality and so on and so forth, right? But mostly you have to stick to caste as a perspective, right? So you have to discuss how income economic inequality in India intersects with social hierarchy like caste, reinforcing existing social stratification.